हाय एवरीवन। आज हम लोग अपने पेपर 301 के एक टॉपिक के साथ डील करेंगे। हम लोग ने मेथोडोलॉजी कवर कर लिया था, रिसर्च के मीनिंग सब कवर कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे दो टॉपिक, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म। ये जो दो हैं, एक्सटर्नल इंटरनल क्रिटिसिज्म, ये आपके हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म का पार्ट है। अब ये हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग ने फर्स्ट मेथड ऑफ रिसर्च जो देखा था मेथोडोलॉजी में, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, उसके स्टेप्स में था एक हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। तो वहाँ से आपको क्लियर हुआ था कि आखिर हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म होता क्या है। तो क्रिटिसिज्म में क्या मतलब होता क्या है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उन लोग के पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन उतना नहीं होता है। उन लोग को जो भी डेटा हाथ में उन लोग के आता है वो उनसे आता है जो विटनेस कर चुके होते हैं या पार्टिसिपेट कर चुके उन इवेंट्स में जिसके ऊपर ये हिस्टोरियंस काम कर रहे होते हैं। तो डेटा जो है वो मतलब एनी हाउ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म का पार्ट हो जाता है। क्रिटिसिज्म जो है वो बेस है हमारे हिस्ट्री के स्टडी का। और ये दो मतलब इसमें होता है, जैसा कि मैंने बोला एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के थ्रू जो हिस्टोरियंस होते हैं वो वैलिडिटी चेक करते हैं, किसका, तो डॉक्यूमेंट का। और इस वैलिडिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, जैसे कि क्यों आखिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया, लिखा गया, अगर कोई वर्क है, पीस ऑफ आर्ट है, क्यों वैसा किया गया, कब डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया गया, मतलब किस टाइमलाइन में वो लिखा गया बेसिकली। उसके बाद इसका ऑथर कौन था, फिर लैंग्वेज क्या है ऑथर का। तो ये सब हमारा एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के अंडर आता है। फिर हम लोग इंटरनल क्रिटिसिज्म में देखते हैं। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म में क्या होता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के बाद आता है आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म। इसमें क्या होता है, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो ट्राई करते हैं, इसमें हम लोग ने क्या ट्राई किया, एक्सेप्टेबल है हमारा डॉक्यूमेंट की नहीं। इसमें हम लोग देखते हैं एक्यूरेसी, कि डॉक्यूमेंट का एक्यूरेसी कितना है, उसका वर्थ कितना है, ये यूजेबल है या नहीं। और इसके लिए यहाँ भी क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, जैसे कि वॉज द राइटर कॉम्पिटेंट, अनबायस्ड, ऑनेस्ट। एक्चुअली कहने का मतलब जब वो राइटर ने वर्क प्रोड्यूस किया तो क्या वो अनबायस्ड था, मतलब कहने का मतलब उसको किसी ने पैट्रोनाइज तो नहीं किया था या उसके इन्फ्लुएंस में तो उस वर्क को प्रोड्यूस नहीं किया गया। ठीक है। उसके बाद और आगे कि वॉज ही सब्जेक्ट टू फियर, प्रेशर, वैनिटी, मतलब वही उसने किसी के अंडर प्रेशर आके तो नहीं इतना तारीफ कर दिया या वर्क प्रोड्यूस कर दिया। हाउ लॉन्ग आफ्टर द इवेंट डिड ही मेक रिकॉर्ड ऑफ हिज टेस्टिमनी, मतलब कब उस वर्क प्रोड्यूस करने के बाद उसने अपना टेस्टिमनी का कब रिकॉर्ड किया कि हाँ ये मेरे द्वारा लिखा गया है, मैंने ये विटनेस किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दो पोर्शन था, एक्सटर्नल इंटरनल। अब हम लोग इंटरनल क्रिटिसिज्म को समझेंगे, सॉरी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को पहले देखते हैं। तो जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट काम होता है एक रिसर्चर स्कॉलर का, कि वो क्या करे, मटेरियल डेटा जो भी रिसर्च वर्क के लिए वो कलेक्ट करे अपने काम के लिए। ठीक है, प्रॉपर स्क्रूटनी करते हुए, मतलब सही है, मतलब डेटा कलेक्शन या जो वर्क को वो रिसर्च में यूज़ कर रहा है वो, कि फेक है। ठीक है, तो ये तो जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है इसको हम लोग ह्यूरिस्टिक्स भी बोलते हैं। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स। और इंटरनल क्रिटिसिज्म को हम लोग हरमेन्यूटिक्स बोलते हैं। ये दो वर्ड है जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ह्यूरिस्टिक्स जो है ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की जगह मतलब एक वन वर्ड यूज़ होता है। और हरमेन्यूटिक्स जो है वो इसका मतलब होता है इंटरनल, इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। ये हम लोग के यूज़ होते हैं स्क्रिप्चर्स में। इन दोनों का मेन काम क्या होता है क्रिटिसिज्म का, कि वही ऑथेंटिसिटी या जो पर्टिकुलर सोर्स है वो मतलब अनबायस्ड है, वो सब देखना। तो अब क्या हो जाता है यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं प्रोफेसर हॉकेट ने क्या बोला अपने बुक। इनका एक बुक है प्रोफेसर हॉकेट का, द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड राइटिंग। तो प्रोफेसर हॉकेट अपने इस बुक में बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है ये बड़ा लोअर टाइप का है। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड करता है, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, बुक, पैम्पलेट, मैप, ठीक है, इन सब का। उसके बाद प्रोफेसर लॉन्गलोइस और सिग्नोबॉस हैं, इनका नाम हम लोगों ने पहले भी देखा था मेथोडोलॉजी में। ये बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, मतलब इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप है ये।
ठीक है। इन द फैक्ट डॉक्यूमेंट एंड अकाउंट्स आर रफ एंड दिस कंटेंट ट्रू फॉल्स मटेरियल, मतलब दोनों मटेरियल इसमें होता है। तो ये काम अब ये बोलते हैं कि ये मेन टास्क है स्कॉलर का भाई, कि वो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स को फाइंड आउट करे और एलिमिनेट करे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को। तो हम लोग ने एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म पे इन दो का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लिया। अब आखिर क्या होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का, वो देखते हैं एक करके। तो मेजरली हम लोग देखें तो 3 काम होते हैं बेसिकली। टू डिस्कवर वेदर वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन रोट इट, क्या उसको एक इंसान ने लिखा है या ग्रुप ऑफ इंसान ने लिखा है। सेकेंड, कब ये मतलब किस जगह से ये वर्क ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। और डिस्कवर करना कि किस टाइम ड्यूरेशन में उसको प्रोड्यूस किया गया वर्क को, ठीक है। तो ये 3 हमारे टास्क हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के। अब हम लोग इन्हीं तीन का डिटेलेशन देखेंगे डिटेल में। पहले बोल रहा है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट से ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश होता है, वो हम लोग को मतलब नेसेसरी है ऑथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश करना और ऑथर के मोटिव और इंटेंशन को जानना। इससे क्या होता है, these not only help the scholar in knowing the motive of the author but also point of inclination of the writer। जब तक आप ये क्या ऑथर के मतलब जिसका भी वर्क आप उठाए हैं उस वर्क का मोटिव इंटेंशन नहीं समझेंगे, तब तक आपको एज अ स्कॉलर पता नहीं चलेगा कि ऑथर का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या था असल में। हो सकता है उसका इंक्लिनेशन हो, मतलब या किसी के प्रेशर में आके उसने वैसा वर्क प्रोड्यूस किया हो, ठीक है। तो ये सब जानना ज़रूरी है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के थ्रू, क्योंकि यही हेल्प करता है स्कॉलर्स को नोइंग द मोटिव ऑफ ऑथर और पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ राइटर। तो एक पॉइंट हो गया। सेकेंड है, ये नेसेसरी है कि ऑथर को आइडेंटिफाई किया जाए कि भाई लिखा किसने है, मतलब वर्क प्रोड्यूस किया किसने, और उसके एप्टीट्यूड ट्रेनिंग ऑफ राइटिंग शुड बी नोन, मतलब वो कितना पढ़ा लिखा था, वो कितना मतलब जानकार था, वो सब जानना ज़रूरी है ताकि आप उसके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी कर सके, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका मतलब तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि आपको प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट पता होना चाहिए, मतलब कहाँ से वो आया भाई, ठीक है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम लोग ढूंढते हैं कि किस जगह से ओरिजिनेट किया है। इससे क्या होगा कि आप उसके सराउंडिंग को समझेंगे कि उसने किस माहौल में रह के उस वर्क को प्रोड्यूस किया, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये पॉइंट जो है गाइड करता है स्कॉलर को सिग्निफिकेंस स्टैब्लिश करने में उस डॉक्यूमेंट का। फिर फोर्थ है, तो ये एसेंशियल हो जाता है किसी भी स्कॉलर के लिए ये जानना कि किस टाइम पे डॉक्यूमेंट को लिखा गया। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जिस डॉक्यूमेंट के साथ आपका स्कॉलर जो भी है, रिसर्चर जो डील कर रहा है, उसको मान लीजिए वही वर्क कंटेम्पररी टाइम का मिल जाता है, मतलब जिस टाइम में वो रिसर्च करा उसी टाइम का मतलब ये वर्क है, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्कॉलर के यूज़ का होगा क्योंकि वो कंटेम्पररी से रिलेट करेगा। लेकिन मान लो कोई स्कॉलर काम कर रहा है और आपका डिफरेंस ऑफ टाइम देखने को मिलता है, मतलब जो इवेंट हुआ तब और रिकॉर्ड करने के टाइम में, तो ये जो है इसका इम्पोर्टेंस मतलब डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर कंटेम्पररी टाइम का वर्क मिल गया तो इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ करेगा, और अगर डिफरेंस मिल गया टाइम ऑफ मतलब हैपनिंग जब हुआ इवेंट उसमें और रिकॉर्डिंग हुआ उसमें, तो उसका इम्पोर्टेंस आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा टास्क ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हमने समझा, दोनों प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू समझे, मीनिंग देखा, और हाँ ये 2 बाइफर्केशन की हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में 2 होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। अब है हमारा मेथड्स, मतलब ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने का मेथड। फिर चैलेंजेस देखेंगे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के, बस थोड़ा सा, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।